90 डिग्री पर। जितना दूर ए है उतना ही दूर ए डैश होगा। इस जगह ए डैश है। अब ये ए डैश है और ये बी डैश है, ये वाला ए डैश और ये बी डैश। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐसे खींच दो लाइन, ऐसे इस तरह से, ऐसे। तो बच्चों जब ऐसे आपने इसे लाइन आपने खींची तो ये इमेज हो गया। तो बताओ इसका इमेज कौन वाला सही है? अगर 45 डिग्री पे मिरर लग जाए, 45 डिग्री पर, इसे हमेशा याद रखो कि ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल है तो इमेज वर्टिकल हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल है तो इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मतलब ये एक्स एक्सिस वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। इसे कहते हैं कौन स्कोप? बाइस्कोप नहीं, पेरिस्कोप। इसे बोला जाता है पेरिस्कोप। कोई बोले कि पेरिस्कोप डिवाइस है, तो पेरिस्कोप में क्या होता है? इट इज़ ओनली प्लेन मिरर एट 45 डिग्री। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस पेरिस्कोप? कन्वर्ट ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो इमेज इसको हम हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल या वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए पेरिस्कोप यूज़ करेंगे। तो आपको पेरिस्कोप का आइडिया लग गया? हाँ, किताब में रहेगा पेरिस्कोप, तो समझ जाना यही वाला केस है। एक्स वाई हो गया, वाई एक्स हो गया। अब एक सवाल लिखेंगे आप, बच्चों नीट के पेपर का सवाल है। नीट वाले बच्चों से टीचर ने पूछा था, लिखा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 मीटर और 4 मीटर। ऐसे लिखा था कि ऑब्जेक्ट लोकेशन इज़ 3 मीटर एंड 4 मीटर। तो इफ़ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट 3 एंड 4, तो पूछा है कि इमेज कोऑर्डिनेट क्या होगा? इमेज कोऑर्डिनेट या पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। बच्चों उधर से बताना है, पीछे वाली बेंच, एकदम पीछे के आगे तीसरे नंबर का बेंच, वहाँ तो 2 ही है ना, तीसरा उसके आगे। हाँ, आप ही बताएं, आप ही को बताना, आप ही से पूछना था मेरे को। बताओ इसका इमेज ऑब्जेक्ट अगर 3, 4 है तो इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ। कितने लोग बता सकते हैं? बस, और लोग नहीं बता सकते? आप इसके पहले लिखे थे कि नहीं? क्यों जी? ले कॉपी इधर आओ, बीच वाले को निकालो बाहर, कॉपी लेके इधर आओ। अगर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट 3, 4 है तो इमेज का क्या होगा? हाँ? नहीं पता? क्यों नहीं पता है? समझ में कम आ रहा है। 12th का एग्ज़ाम देना है कि नहीं? और जब समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स, तो कैसे पास होगे? समझ में इसलिए नहीं आता कि बगल वाले से बात करते हो, इसलिए नहीं आता। जब समझना चाहोगे तब आएगा। बात करके फिजिक्स पढ़ लोगे? हाँ, इस प्रयास कैसे? तो फेल, तब छोड़ दो स्कूल। जब नहीं आ रहा तो फेल होगे, जब फेल नहीं होगे तो पढ़ो। प्रयास कर रहे थे तो समझना चाहिए कि बगल वाले से बतलाना चाहिए। बतला रहे थे कि नहीं? और अपना ऊपर वो जो कॉपी का चित्र बनाए, कितना गंदा चित्र बनाए, ऐसे बनाया है। ये कॉपी कौन सी है? तुम्हारा फिजिक्स का नोट्स कहाँ है? ले आओ देखें। हाँ, जाओ रूम पर से लेके आओ। कहाँ रूम है? हाँ, जाओ कटरा से लेके आओ। बनाए हो कि नहीं नोट्स? हाँ, कल सुबह ले आके दिखाना। और ऐसे जगह बैठना, अकेले में जाओ, बैठो किनारे कहीं और वहीं समझो।
जब अकेले में शांति से बैठोगे तब समझ में आएगा। अब चलो बताओ, जिनको बताना है बताइए, क्या मैंने बताया है? 45 डिग्री पे है तो क्या बनता है? हाँ, क्या बोला? एक्स कोऑर्डिनेट वाई में बदल जाता है और वाई कोऑर्डिनेट एक्स में बदल जाता है। तो बताओ इमेज का लोकेशन क्या होगा? तो पोजीशन ऑफ इमेज आई, कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 4 मीटर और 3 मीटर। अब बताओ, ये कोई समझने वाली चीज़ थी, इसको कोई अलग तरीका बताया जाएगा? वो बता दिया तो तुरंत आया कि नहीं आया? अब इसमें क्या समझना था? इसलिए कि दिमाग ठीक नहीं है। इस बार इतना कठिन एग्जाम होगा ना कि सब फेल हो जाओगे। आप देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा इस बातों की होता क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कहीं है नहीं और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बच्चों को फेल कर दो पहले ही। जब वो 12th क्लास ही नहीं पास हो पाए तो हल्ला नहीं मचाएंगे ना कि मेरे को रोज़गार चाहिए। तो पूछेगी ना गवर्नमेंट, तो उसे योग्य है, क्या उस लायक हो? 12th तो पास ही नहीं हो पाए। तो आज 90% को 12th में फेल कराओ पहले, इसके बाद वो छोटे मोटे काम करेंगे, क्योंकि छोटे मोटे काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते। अभी देखो गांव में जाइए, देखो मज़दूर नहीं मिलते। मज़दूर कहाँ से आएंगे? जब 12th फेल होंगे तो वही तो बनेंगे, वही तो घर में गांव में जाके मजदूरी करेंगे, नौकरी पाएंगे नहीं तो जिएंगे खाएंगे कैसे? मजदूरी करेंगे कि नहीं? बांड लेबर बनेंगे कि नहीं? तो बांड लेबर बनाया जाएगा, नहीं तो पढ़ लो कायदे से, 12th में फेल हो जाओगे। और जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, ध्यान दो इस बात को। हवा में नहीं बोलता मैं, और मेरे पास इतना समय भी नहीं रहता फालतू बात बोलने का। पढ़ लो, नहीं रिजल्ट ऐसा ख़राब होगा ना, कभी सोच नहीं पाओगे। घर के लोग भी पागल हो जाएंगे कि हुआ क्या इसके साथ, एकदम से नहीं आ रहा 10 नंबर 11 नंबर पाया। हाँ, बच्चे आईआईटी का रिजल्ट में देखो कितने नंबर पाए हैं। मैथ में 9 नंबर, 7 नंबर, ये हाल है। अब बताओ मैथ कभी पढ़े? एडवांस के पेपर में 9 और 7 नंबर पा रहे हैं। ऐसे ही होगा, ऐसे बोर्ड में भी होगा, 4 नंबर और 3 नंबर पाएंगे, तब समझ में आएगा। इसलिए कायदे से पढ़ लो। मैं बोल ही सकता हूँ ना, वो तो उम्र आपका नहीं है कि आपको डंडे से पीटें। आपको मैं बोल ही सकता हूँ, बोल रहा हूँ रोज़ कि कायदे से पढ़ लो और सही से पढ़ लो। कोई सुनेगा नहीं कि समझ नहीं आया कि क्या नहीं हुआ। अगर आपको समझ नहीं आता, आपका स्किल लेवल इतना कम है, तो फिर ये 12th में आए कैसे? इसका मतलब आपका शरीर तो बढ़ गया लेकिन बुद्धि का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, स्किल डेवलप ही नहीं किया। बॉडी डेवलप कर गई, स्किल डेवलप नहीं किया। उसी को तो कहते हैं ना बांड लेबर। बुद्धि है नहीं, मजदूरी करेगा, जो बताएगा आदमी वही करेगा, बल का यूज किया जाएगा, बुद्धि तो है नहीं। इसलिए बुद्धि बढ़ाओ, दिमाग को ठीक करो, कंसंट्रेशन में रहो, सीखो। टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है, कायदे से सीखो। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इतनी बात समझ आ गई? तो बच्चों अभी आप लोग पढ़ रहे थे प्लेन मिरर, ये ख़त्म हो गया। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आईआईटी के लोग उसको करके कल सुबह लाएंगे। नीट वाले लोग आराम करें, उनको कुछ नहीं करना है। अब इतना कर लिए, बहुत कर लिए। ये आईआईटी वाले बच्चों का क्वेश्चन है। ये देखो, ये प्लेन है और इस प्लेन का इक्वेशन है 3x + 2y - 4z = 8। ये प्लेन का इक्वेशन है, 3x + 2y - 4z। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। मिरर देखा है? नहीं देखा? मिरर ऐसे होता है पिन जैसा, क्या ऐसे होता है? मिरर ऐसे होता है ना, जैसे ये बोर्ड है। तो मिरर तो प्लेन है ना, जिसमें चेहरा देखते हो, प्लेन होता है ना वो। तो ये प्लेन का इक्वेशन है 3x + 2y - 4z = 8। और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 7। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 4, 7। तो पूछा है कि इसका इमेज कोऑर्डिनेट क्या पूछा है? इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। फाइंड, राइट डाउन इमेज कोऑर्डिनेट। ये नीट के लिए नहीं है, ये आईआईटी वाले बच्चों के लिए है, और वो कल लगा के लाएंगे सुबह।
दिखाएंगे। चलिए, ये तो एक सवाल दे दिया मैंने आपको लगाने के लिए, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो होना चाहिए। अब बच्चों आप लिखोगे रिफ्लेक्शन थ्रू, चैप्टर बदला जा रहा, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अभी आप पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और अब पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अब यहाँ पे बच्चों कर्व सरफेस में हमारे सिलेबस में दो चीज़ें हैं। एक है पैराबोलिक। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो लगा सकते हो, और मेनली हमें जो पढ़ना है वो पैराबोलिक पढ़ना है कहीं, और कहीं पढ़ना है स्फेरिकल। बाकी तो क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है। आईआईटी के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, उनके लिए तो कोई सवाल का लिमिट नहीं है, क्वेश्चन का कोई लिमिट ही नहीं होता आईआईटी में। वो तो कॉन्सेप्ट कहीं का कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए कहा जाता है बहुत ही बहुत जीनियस बच्चा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, मतलब मिरर हम पैराबोलिक लेंगे। दूसरा है स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, चाहे लिखो चाहे मिरर लिखो, दोनों लिख सकते हैं। रिफ्लेक्टर भी लिख सकते हो, मिरर भी लिख सकते हो। बच्चों मेरा सिलेबस में पैराबोलिक है और स्फेरिकल है। अब इन दोनों में से जो स्कूल में आता है, एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, 99% क्वेश्चन आता है स्फेरिकल का। कभी कभार 2-4 साल में एक आध बार ये भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा हमें क्या पढ़ना है स्फेरिकल। तो मैं अब फोकस करूँगा अपने आप को स्फेरिकल के लिए। अब स्फेरिकल रिफ्लेक्टर की बात होगी, आप लिखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ये मैंने एक स्फेयर लिया, अगर ये कोई स्फेयर है तो अगर स्फेयर है तो बच्चों स्फेयर का मतलब सेंटर तो होगा ही। देखो ये इसका सेंटर है, और ये जहाँ से लाइन जा रही है स्फेयर से, इसे हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। ये पोल को पी से लिखते हैं, और ये सेंटर है, ऐसे यहाँ भी पोल है, इधर का पोल इधर है, उधर का पोल उधर है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। जैसे आप पढ़ते नहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बिकॉज वी यूज इन ऑप्टिक्स, सो दैट ऑप्टिकल एक्सिस। तो ऑप्टिकल एक्सिस बच्चों कहाँ से जाएगा? पोल और सेंटर से जाएगा। अब देखो आगे फिर सुनो, यहाँ पे इफ़ यू डिवाइड दिस रिफ्लेक्टर, तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो गया। अब बच्चों डिपेंड करेगा कि आप कैसा बनाते हो मिरर। अगर मैं इसके अंदर मैं पॉलिश कर दूं, अंदर पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। ये वाला सरफेस कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस चूँकि बाहर निकला हुआ है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। तो इट्स नेम इज़ कॉन्वेक्स मिरर। इधर वाला मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, राइट। और सुनो, अगर आपने पॉलिश इधर कर दी बच्चों बाहर की तरफ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ अंदर की तरफ। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस
कैसा है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? कॉनकेव है, तो दिस मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव है, तो दो तरह का मिरर है। अब एक कॉन्वेक्स हो गया, एक कॉनकेव हो गया। और बच्चों आगे बढ़ो। लिख लिया? थोड़ा सा समझ अच्छे से बनाएंगे, फिगर वगैरह अच्छा बनेगा, और अच्छे से समझना है, सीखना है। और हर दिन आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको ऑनेस्टली बच्चों घर पे क्वेश्चन करें। और आप न सवाल पूछते हैं कभी और ना आप करते हैं, हमें ये मालूम है। सवाल जब लगाएंगे तभी पूछेंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछना भी शुरू करें और लगाना भी शुरू करें। किसी भी दिन आपके आपटिक्स की टेस्ट होगा, एक चैप्टर तो हो गया ना, अब उसका टेस्ट होगा। आप टेस्ट की तैयारी करके बैठे रहें। आगे बढ़ा रहा हूँ अब, चलिए ये तो बात हो गई। अब बच्चों इसमें हमें एक बात समझनी है, साइन कन्वेंशन। कब हमें प्लस साइन लेना है, कब हमें माइनस साइन लेना है। देखो साइन कन्वेंशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चे साइन नहीं ले पाते, प्लस माइनस, इसी में उनके सारे सवाल गलत हो जाते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या है? आपने कोई मिरर को ले लिया, मान लो इसी मिरर को ले लिया, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई एक मिरर ले लो, आप ले लिया मैंने। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सिस बनाएंगे। एक्सिस कहाँ से जाएगा? पोल से। और बच्चों इसका ये सेंटर है। रे किधर से आनी है? अब रे किधर से आएगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगा? तो रे को हम किधर दिखाएंगे? इधर ही से ना। वैसे भी मैक्सिमम आप देखोगे कि रे हमेशा किधर से आती है? लेफ़्ट से। मेडिकल साइंस भी बोलता है कि अगर आप बैठे हैं किसी कमरे में तो एक बार बल्ब इधर लगा हो और आप बैठ के फील करें, दूसरी बार बल्ब इधर लगा हो और आप बैठ के फील करें। तो अगर रे इधर से आ रही है तो आपको थोड़ा मुश्किल कम लगता है, लेकिन अगर रे इधर से आ रही है तो हमारे पे मुश्किल ज़्यादा होती है। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। इसीलिए घर में पढ़ते समय अगर पीछे से लाइट आ रही है तो लेफ़्ट से आनी चाहिए, राइट से अगर लाइट आएगी तो हेडेक होगा, और लेफ़्ट से आएगा तो मुश्किल कम होगा। तो हमेशा लाइट को किधर से पास कराते हैं? लेफ़्ट साइड से। ये कन्वेंशन है। ऐसा नहीं कि राइट से आएगा तो आप राइट से बनाओगे तो गलत है, नहीं, वो भी ठीक है। पर अगर हमें बोला गया कि हम अपने से बनाएं तो हम लेफ़्ट से लेंगे। तो लाइट किधर से आ रही है? लेफ़्ट से आ रही है। अब बच्चों जिधर से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे प्लस होगा, तो इधर पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। तो डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल की डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल? ऑलवेज की केवल मेजर्ड, ऑलवेज नहीं। पहले लोगों ने ऑलवेज ही लिखा था, बाद में न्यूटन ने काट दिया था। न्यूटन ने कहा कि तुम कहीं से भी ले सकते हो, आंसर वही आएगा। अभी एक आध सवाल में दिखाऊंगा कि न्यूटन ने क्या काट दिया था। तब से ऑलवेज हटा दिया गया। अब कहीं ऑलवेज लिखा रहेगा तो उस ऑलवेज को पेंट कर देना, ताकि ऑलवेज हमेशा के लिए ऑलवेज ख़त्म हो जाए। तो आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम। हम अपना लगाने के लिए चैप्टर पे जो काम किया है किताब में, उसमें लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से लेना है। तो बच्चों पोल से लेना है, तो अगर पोल से लेना है तो इधर का डिस्टेंस क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया, उधर लिखा है पॉजिटिव। और एक बात बताना, इधर अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। रे के अपोजिट हमेशा माइनस साइन लगाना है, और रे के डायरेक्शन में हमेशा प्लस लगाना है। बच्चों इधर अगर मेजर करना हो, ये साइन कन्वेंशन से नहीं आ रहा है। साइन कन्वेंशन बस इतना ही है, रे के डायरेक्शन में प्लस और रे के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस।
ये जो मैं बना रहा हूँ यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं प्लस वाई और माइनस वाई, उसके हिसाब से ऊपर की तरफ हमने प्लस लगाया और नीचे की तरफ बच्चों माइनस लगाया। तो किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, ये एजम्पशन आपको लेकर सवाल लगाना है। ये बात समझ आ गई? साइन किधर प्लस लेना किधर माइनस लेना है। इसके बाद बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ला एंगल आई बराबर एंगल आर। अब जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे फील्ड ऑफ व्यू FOV। धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाऊँ? अब बच्चों बताते भी रहा करो और एकदम एनर्जेटिक रहा करो, एकदम डायनामिक, एकदम अच्छा करो आप और एकदम से सीखो, अच्छे से जानो फील्ड ऑफ व्यू। आज के 2 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था। ऐसे ही देखो, मैं कोई सीरियस में बैठ के नहीं काम करता, अब जो भी करता हूँ वो सीरियस ही रहता हूँ हरदम। मतलब हमें कोई अपना माहौल नहीं बनाना होता, हमें जब भी कोई चीज़ मिल जाए हम उसी समय अपना कर लेते हैं। तो मैंने वो कुछ लिख के दिया था गवर्नमेंट बॉडी को, तो उसको एक्सेप्टेंस मिल गया है, इसलिए एक सर्टिफिकेट आया है इंडियन स्कॉलर, मतलब वो इंडियन स्कॉलर में नाम आया है। तो इंडियन स्कॉलर में आया और वो लाइफ टाइम मेंबर भी बन गया। और उसमें जितने लोग भी अब कुछ काम करेंगे, जैसे स्टार्टअप इंडिया है या कुछ भी है, तो उसको रिव्यू करने की कमेटी में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंटर करा दिया है कि कमेटी का मेंबर जैसे भी कुछ आया तो उसमें मेरे को भी चेक करना है, देखना है, भेजा जाएगा। तो ठीक है नहीं ठीक है, उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे कि ना करे, स्टार्टअप में उसको डोनेशन नोटेशन दे कि ना दे, ये सारे चीज़ में इन्वॉल्वमेंट आ गया। इसके लिए 5 जुलाई को 5 जुलाई को देहरादून में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तराखंड में कोई पता नहीं कोई नाम है, रत्न अवार्ड दिया जाएगा 5 जुलाई को। तो एक दिन उधर जाना रहेगा 1-2 दिन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपना बात भी बताना था मेरे को कि इतने व्यस्तता के बाद भी मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ। क्या मेरे अंदर इच्छाएं ख़त्म हो गई? क्या आपको लगता है? हाँ, नहीं लगता ना, जबकि मैं जॉब भी करता हूँ। मतलब ये मेरे को अपने से ही कहना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और जब मैं आपको देखता हूँ ख़राब हालात में तो मेरे को तकलीफ़ होता है, इसलिए बोलता हूँ कि टीचर अगर टीचिंग जॉब कर रहा है तो उसके आगे कुछ वो करता है, अपना बच्चों को पढ़ाया, इसके बाद अपना घूमेगा सोएगा और वही पढ़ा भी नहीं पाएगा, कायदे से पढ़ा भी नहीं पाता, कायदे से वो भी काम नहीं कर पाता। चिट पिट लेके जाएगा, अन्ना पन्ना लेके जाएगा, झोला लेके जाएगा, किताब कापी पोथी पोथी लेके जाएगा, वो भी नहीं कर पाता। तो आपको कैसा इंसान बनना है आपको डिसाइड करना है। अगर गवर्नमेंट को, अगर देश को आगे ले जाना है तो बच्चों देश के लिए फ्रंट में आके खड़ा होना पड़ेगा। और फ्रंट में आके खड़ा होना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत आपको तपाना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा, तब इतने लोग आपके ऊपर विश्वास करेगा। बिलीव उसी के ऊपर करेगा ना जो मेहनत करता है, जो तपस्वी है उसी के ऊपर विश्वास लोग करते हैं ना। उसी को कोई देवी देवता लोग आके कोई न कोई वरदान देते थे क्योंकि वो तपस्वी था और वो जानते थे कि कभी उसका मिसयूज़ नहीं करेगा और ये आगे बढ़ाएगा। तो आपको भी ऐसे ही बनना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट के लिए भी, देश के लिए आगे कुछ कर पाओगे। तो अभी से तैयारी अभी से कर लो। अभी जो आपको काम मिला है 12th, इसमें रैंक 1 ला दो। फिर आपको नीट आईटी का एग्ज़ाम देना है बच्चों, कोई तो पहली रैंक लाएगा। आखिर आप क्यों नहीं हो सकते उसमें? आप में क्या कमी है? कोई कमी आपको दिखती है आपके अंदर? एक ही कमी है, आलस, और वो हटाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं ना कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, काम नहीं कर रहा है, ब्रेन तो सही है, हाथ पैर भी सही है, तो फिर गड़बड़ी क्या है? आलस, लेजीनेस, उसी को हटा दो बस। और वो कैसे हटेगा? जब आप हमेशा कुछ अच्छा करना चाहेंगे,
हमेशा आपके मन में होगा कि मैं कुछ अच्छा करूं, तभी वो हटेगा। तो इसलिए आलस्य को हटा लो, अच्छा रिजल्ट ले आओ। मेरे को यही टेंशन होता है कि मैं 10-10 मिनट मेरे को मिलता है, उसमें मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ, कुछ न कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। 10-10 मिनट बच्चों, मैं तो टाइम को सोचता हूँ कि कभी मेरे को समय मिल जाता, कभी नहीं मिल पाता। आप देखिए ना, तो मेरी कभी छुट्टी आपने देखा है? लगातार पढ़ाता रहता हूँ। यही कोई काम आ जाता है, ऐसे ही कहीं मीटिंग है, कहीं ये है वो, वहीं पे 1-2 दिन छुट्टी हो जाती है, बाकी मैं लगातार ही लगता हूँ। मेरे सोचता हूँ काश मेरे को ये सब ना करना पड़ा होता। कभी कभी सोचता हूँ केवल मैं अपना एक काम किया होता तो कुछ और ही तस्वीर होती। फिर भी मैं खुश रहता हूँ कि ये बच्चे अच्छा कर लेंगे, हम अकेले क्या कर लेते, ये अच्छा कर लेंगे। और जब आपका नंबर अच्छा नहीं आता, आप कंसंट्रेशन में नहीं रहते, आप कोई चीज़ को सही से नहीं सीखते, तो बड़ा तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। क्योंकि मेरे को तो फील होने लगता है कि कुछ ये लोग क्यों नहीं अच्छा करना चाहता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़ाते, इसलिए नहीं पढ़ाते को पढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, और आपके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करो बच्चों, अच्छे से पढ़ो। देखो अभी एक बच्चे को मैं आपको मिलवाऊंगा, लिवा के आऊँगा, वो आएगा मेरे पास मिलने आएगा, मिलवाऊंगा ज़रूर मैं आपसे। उसकी अभी जो इसके पहले वाला इंजीनियरिंग सर्विस था, उसमें उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। और उसके पिताजी बॉम्बे में लेबर का काम करते हैं, बॉम्बे में जाके बांड लेबर, बंधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं, रोज़ दिहाड़ी पे काम करते हैं। और उसके बाद वो बच्चे को उन्होंने पढ़ाया इसलिए कि बच्चा पढ़ना चाहता था। और वो छोटे बच्चों को 6-7 क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा। इसके बाद फिर उसने बीटेक कंप्लीट किया, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया। भाग्यशाली मैं इसलिए अपने को मानता हूँ कि मैं उसको पढ़ाया हूँ। हमें बाद में पता चला जब उसकी रैंक 1 आई, इसके बाद फिर मैंने उसका देखा फ़ोटो तो मेरे को याद आने लगा कि बच्चा कभी पढ़ा था क्या। तब उसको मैंने ढूंढा कि उसका सर्च डाला कि कहाँ कहाँ क्या है, तो इसके बाद फिर पता चला कि वो यहीं का बच्चा था, यहीं मैंने ही पढ़ाया था। फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बात हुई, फिर वो बताया कि सर आप ही से आपसे मिल नहीं पाया क्योंकि मैं इस तरह से सर ऐसा बहुत परेशान था और फिर लग रहा था कि मैं कुछ कर लेता, तो इसलिए सर अभी मैं एएस का भी एग्ज़ाम देना है मेरे को, और अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो अब उसको निकालेंगे। अभी उसने कंप्लीट करा है। तो बच्चों ये होता है ना कि देखो वो कभी हार नहीं माना, ट्यूशन पढ़ा, फीस अपना दिया किसी तरह से। मम्मी पापा उसके इस तरह के कंडीशन में है, मदर भी घर में ही रहती हैं, काम करती हैं, वो भी काम ही करती हैं, और वो भी इसी शहर में है, प्रयागराज में ही, वो भी दूसरे के घर में जाके चूल्हे चौका करती हैं। और पिताजी वहाँ हैं। छोटा भाई एक है, वो भी पढ़ता है, लेकिन बता रहा था कि उतना सर अच्छा नहीं है पढ़ने में, लेकिन ठीक है, पर उसने हारा नहीं ना, और एक वैल्यू उसको मिल गया। ऑल इंडिया उसका इंडिया में रिकग्निशन हुआ, तभी तो मैंने अभी पूछा कि ये कौन है। और इसके बाद फिर उसको 1000 लोग जॉब लेके खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं, अभी वो आईएएस भी बन जाएगा। तो ये अपने अंदर जगा के रखो कि हमें सब कुछ पाना है। आप तो भाग्यशाली हो कि पेरेंट्स साथ दे रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं देता, वो अपने बलबूते पढ़े रहते हैं। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं, आपके पास तो समय भी बच रहा है, तो आपकी तो और अच्छी रैंक आनी चाहिए। अगर वो कोई इस तरह का बच्चा मान लो 200 नंबर पाए, तो आपको तो कम से कम 500 में 400 नंबर पाना चाहिए, ज़्यादा पाना चाहिए। मन लगा के पढ़ो, एकदम सीखो, एकदम आज ही से प्रतिज्ञा कर लो कि हम अपना समय नहीं ख़राब करेंगे। अपने मन में बैठा लो, 1 सेकंड नहीं ख़राब करूँगा। और दिन भर पढ़ना है, रात भर पढ़ना है, जब जगेंगे तब पढ़ना है। एक ही काम आपको दिया गया है, सिर्फ पढ़ने का। अगर वो भी ना कर पाएँ तो फिर क्या कर पाएंगे आप? सिर्फ एक काम दिया गया है, पढ़ने का। इसका मतलब दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बाकी कोई काम नहीं करना है। और इतना सिलेबस ही कितना है, उसको इतना पढ़ लो कि मास्टर जैसे बन जाओ। कोई कहीं से पूछे आप बता दो, कोई कहीं का सवाल हो आप तुरंत लगा दो,
कोई वर्ड पूछे तो आपको याद आ जाए कि ये इसी लाइन का है, इसी टॉपिक का है। जैसे कोई बोले, अभी कोई बोल दे इंदिरा भवन, तो आपके दिमाग में आ जाता है ना कि सिविल लाइन का इंदिरा भवन। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप 20 बार वहाँ गए हैं, तभी तो याद आया। इसी तरह से जैसे ही कोई आपसे कुछ बोले तो आपको याद हो जाए कि ये टॉपिक इस किताब में यहीं पे है, तो आपको क्या करना है, किताब को भी 20 बार पढ़ लो, सब चीज़ आ जाएगा। अब लग जाओ, नहीं देर हो जाएगा और तब पछताओगे भी। तो जीवन तो एक ही बार मिला था, दोबारा तो मिलेगा नहीं। लाइफ क्या है? वन टाइम यूज, एक ही बार यूज करना है, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जो आपका टाइम बीत गया वो एक्सपायर हो गया, लौटेगा नहीं? लौटेगा। जो आपने किया वो आगे बढ़ा तो उसका डेथ हो गया, एक्सपायर कर गया, वो तो लौटेगा नहीं। तो हर पल एक्सपायर हो रहा है। ऐसा मत करो कि आपका जीवन ही एक्सपायर कर जाए, आपका एम ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर पल एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे सब एक्सपायरी में चल रहा है, जीवन एक्सपायरी में चल रहा है। इसलिए लाइव रहो और आगे बढ़ते रहो, ताकि हर किया हुआ काम जीवन में है तब भी और नहीं तब भी वो जीवित रहे, लोग उसको जानना चाहें। ऐसे बनना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ रहे हो। चलो बच्चों, अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं फील्ड ऑफ व्यू की बात करूँगा। फील्ड ऑफ व्यू मिरर जो है, एक बार दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने ये मिरर लिया, ये कौन सा है? कॉनकेव। थोड़ा रुके, वेट करें। फिर बच्चों मैंने ये लिया कॉन्वेक्स, और फिर ये लिया प्लेन। 3 तरह का मिरर हम लोगों के सिलेबस में आ गया है। अब देखो, जैसे ये वाला मिरर है, कैसे इसका हम फील्ड ऑफ व्यू बताएं? तो ऐसे सोचो आप कि इधर से रे जा रही है, ऐसे समझो बच्चों, मैं जैसे बता रहा हूँ, इधर से रे जा रही है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। अब अगर बच्चों इधर से रे जा रही तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा कि नहीं? और नॉर्मल कहाँ पे जाके मिलेगा? सेंटर पे। ये नॉर्मल आ गया। अच्छा, एंगल कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और जो रिफ्लेक्टेड वाला होगा रे, वो भी क्या होगा? इसी तरह से एंगल होगा, ऐसे, इसी तरह से एंगल होगा, ऐसे। जो एंगल उधर है वही एंगल इधर भी होगा। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब समझो, ये मैंने ऐसे बनाया, लेकिन बताऊंगा कैसे कि रे इधर से जा रही है, रे इधर से जा रही है, और ये आदमी कोई देख रहा है, तो उसको रे जहाँ से आ रही है वहाँ का चित्र उसे दिखेगा।